હા, ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે દોસ્તો એવું છે કે માણસ જે છે ને એ હંમેશા ઈશ્વર સાથે કનેક્ટેડ હોય છે, પણ કંઈક એવી વાત ઈશ્વર અને માણસની વચ્ચે છે કે જે માણસને હંમેશા દ્વિધામાં રાખે છે. આજની જે વાત કરવી છે એ મારે એવી રીતે કરવી છે, એના માટે આજે વિધાતા ફિલ્મનું આ એક ગીત છે એ ગાઈને શરૂઆત કરીએ, કારણ કે એમાં બહુ સરસ વાત કહેવાય છે. हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, हाथों की चंद लकीरों का. આપણે બધા હંમેશા એવું માનતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણું જે વ્યક્તિત્વ છે, આપણી જે પર્સનાલિટી છે એ અને જો ભાગ્ય આ બંનેનો સાથ મળી જાય, બંને જો એક સાથે એક સિંકમાં આવી જાય તો આપણો ભાગ્યોદય થઈ જાય, આપણું ફ્યુચર બ્રાઇટ થઈ જાય. આ દ્વંદ હંમેશા ચાલતો હોય છે કે ભાઈ મહેનત કરીએ તો ફળ મળે છે, અથવા ગ્રહો નક્ષત્રો કે કોઈ એવી વાત જે આપણે સમજી નથી શકતા સીધી રીતે, પણ એ આપણી પાછળ, આપણી સફળતા પાછળ કારણભૂત હોય છે. તો ચાલો આજે એક કામ કરીએ કે આ વાતનો એક અંત લાવી દઈએ. આજે એક એવા વ્યક્તિને મળીએ કે જે આપણને એવું સમજાવશે કે આ બધું બહુ સાયન્ટિફિક છે. જે વસ્તુઓ આપણામાં છે એ આપણી અંદર જ રહેલી છે, માત્ર એને સમજવાની અને નિખારવાની જરૂર છે. જો એ મુદ્દો સમજી જઈએ, ત્યાં સુધી પહોંચી જઈએ, તો ઘણી બધી વાતો આપણા જીવન માટે, આપણા વ્યક્તિત્વ માટે, આપણી પર્સનાલિટી માટે બહુ સરળ બની જાય છે, સમજાય એવી બની જાય છે, અને આપણે એના થકી ખૂબ વધારે પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. તો આજે આપણી સાથે આવી જ એક સરસ મજાના વિષય પર વાત કરવા માટે ઉપસ્થિત છે आचार्य जी डॉक्टर संजय कुमार. हेलो सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. सर मैंने सही कहा ना, होता ऐसा है कि लोग यही सोचते रहते हैं कि मेरी तकदीर में कुछ होगा तो मुझे ये नहीं मिल रहा है. अंदर कोई नहीं झांकता है या खुद में जो चेंजेस करना है वो नहीं करते. पर आपसे थोड़ी बात करके मुझे ये पता चल गया कि शुरुआत तो अपने से करनी होती है, हमारे हाथ में तो वही है. सबको शॉर्टकट चाहिए. यस सर. कि मेरे को कुछ जादू हो जाए, काम नहीं कर रहा है और हो जाए, तो होना इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल है. क्योंकि कार्य हमको करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, तभी जाकर हमारी किस्मत बोलिए या लक बोलिए काम करती है. बिल्कुल सर. तो आपका स्वागत है. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सर, आपकी स्माइल और आपकी जो जिंदा दिल बात करने की जो रीत है ना, वो मुझे बहुत भा गई, और मुझे आज की मेरी जो मॉर्निंग है वो वैसे ही बहुत गुड हो गई आपके साथ बात करते हुए. थैंक यू. आप भी तो इतने ही जॉली हो. सर, तो मैंने आपकी प्रोफाइल जो देखी, हाँ. उसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लगी. एक तो हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी, एनएलपी. तो एनएलपी से शुरू करते हैं सर, ये क्या है और आपकी ये जो जर्नी वो कैसे रही एनएलपी? और आपके पास तो मतलब मैंने पढ़ा सर, आप तो इंटरनेशनली लाइसेंस मास्टर एनएलपी एंड हिप्नोसिस मास्टर प्रैक्टिशनर हो, पर्सनालिटी रीडर हो. तो सर ये सारी बातें जो है ना, मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए बहुत नई है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ज्योतिष विद्या के बारे में हर कोई रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर में पढ़ लेता है, टीवी में देख लेता है, पर ये चीजें पहली बार शायद किसी ने सुनी हो. तो जरा ये बताइए सर. मेरा भी यही था कि कभी भी किसी को अगर बदलना हो तो सबसे पहले उनको समझना होता है. अभी प्रॉब्लम ये होती थी, जब मेरे पास जो आ रहा है वही खुल के नहीं बता पाता है कि उसको क्या हो चाहिए, और उसको जो चाहिए उसको एकदम शॉर्टकट में चाहिए. तो इसलिए एनएलपी हिप्नोसिस के द्वारा जो हम चेंज ला सकते थे, वो लाने के लिए हमने सबसे पहले शुरू किया ग्राफोलॉजी. ग्राफोलॉजी का अर्थ हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई भी आता है, पहले उनसे एक पेज में उनके हैंड राइटिंग लिखाते हैं, उनकी सिग्नेचर लेते हैं. लेने के बाद उनके बारे में उनके वो बोलने के बगैर हम बताते हैं कि आप में ये स्ट्रेंथ है, आप में ये आप में ये वीकनेसेस हैं. इस वीकनेस पे अगर आप काम करोगे और इस स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज करोगे तो आपकी लाइफ बनेगी. ओके. जब उनको ये समझ में आने लगता है तब वो खुल के मेरे से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं. हाँ. तो पहला जो बोलते हैं ना कि ब्रेक करना, आइस ब्रेकिंग, वो मेरे लिए हैंड राइटिंग सिग्नेचर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जी. इसकी भी जर्नी एक अजब तरीके से शुरू हुई है. मैं क्वांटम फिजिक्स का एक्चुअली इसमें लिखा है, क्वांटम फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ. अच्छा. ऑनर्स, मैंने भी ऑनर्स इन फिजिक्स किया हुआ है, क्वांटम फिजिक्स किया, इसके बाद इधर आया जी. तो मैं फ्लाइट में जा रहा था, मेरे बगल में एक बैठे थे,
वैसे ही बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि मैं आपकी हैंडराइटिंग देखकर आपके बारे में बोल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पेपर पे लिखवाया और मेरे बारे में बताया कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है, आप इसमें ये चेंज करोगे तो आप में आपको रिजल्ट मिलेगा। हम्म, मैं बोला आप मेरे बारे में बताए वहाँ तक ठीक है, ये रिजल्ट कैसे मिलेगा? हाँ, क्योंकि मैं लॉजिक का इंसान हूँ, रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जिससे मेरा दिमाग, बोलते हैं ना, दिमाग की बत्ती खुल गई। उन्होंने मुझे एक स्ट्रोक दिया हाँ, और अपना फ़ोन नंबर दिया। उन्होंने कहा कि ये स्ट्रोक सिंसियरली, तुम क्वांटम फिजिक्स के हो ना, एक एक्सपेरिमेंट की तरह 2 पेज डेली आपको करना है अच्छा, और 1 हफ्ते के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को बोलना है। वो स्ट्रोक दिया, मेरा बोल रहा हूँ वो हफ्ता मेरा इतना बुरा गुजरा, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, किसी से बात करने का मन नहीं करे, इतना हुआ। तो फिर मैं फ़ोन करके बताया, तो फ़ोन करके जब बताया तो उन्होंने बोला ये स्ट्रोक फ्रस्ट्रेशन लाने वाला स्ट्रोक है, ओ, अभी इसके सामने ये स्ट्रोक करो, देखो आपको क्या होता है। अच्छा, तो मुझे उन्होंने सिखाने के लिए सबसे पहले ये दिखाया कि अगर आज भी मैं, मेरे पास जो आते हैं ग्राफोलॉजी के बारे में बात करते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, लीजिए पेपर पेन लीजिए, हाँ, आप छोटा सा ई, हाँ, लेटर ई होता है, हाँ, एकदम जितना जीना लिख सकते हो, जितना जीना, एकदम छोटा छोटा, लेकिन ई के अंदर जो बैलून है हाँ, वो दिखना चाहिए। जितना छोटा 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 लिखते, मैं तो इतना ही लिखाता हूँ, हाँ, एकदम इतना छोटा छोटा, इतना ही लिखता था। हाँ, तो बस उनको बोलता हूँ रुक जाओ, मैं तो 2 पेज लिखता था इसे फुल लाइन की, अच्छा, मैं क्लाइंट को इतना ही लिखाता हूँ हाँ, और फिर क्या बोलते हैं, इसके तुरंत ही बाद बोलता हूँ कि आपको नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखना है। हाँ, फिर इसको बोलता हूँ कि यही ई इस तरीके से लिखना है, ओके, राइट। हाँ, अभी फिर पूछता हूँ कि जो ऊपर का लिखा था उस समय दिमाग में क्या चला, हाँ, तो बोलता है मुझे कंसंट्रेशन, मुझे फोकस लेवल बढ़ गया। हाँ, और ये कैजुअल हुआ। अगर आप फोकस और कंसंट्रेशन आप पूरे दिन वही करते रहो तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? सही है, तो ग्राफोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज ग्राफिक आर्ट, नॉट हैंडराइटिंग बाद में है। हाँ, कोई भी, अगर आप गुजराती में लिखते हो या इंग्लिश में लिखते हो, उससे गिरने वाला नहीं है। पेपर के ऊपर अगर आपने चंद लकीरें डाली हाँ, हैं, हाँ, हाँ, उससे आपके बारे में बताया जा सकता है। राइट सर, और उस चंद लकीरों को अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए तो आपकी सोच में वो चेंज लाया जा सकता है। क्या बात है। ये ग्राफोलॉजी या हैंडराइटिंग का काम है। अच्छा सर, तो आपने मेरी जो गाना था उसको भी अपने अंदर ले लिया है, चंद हाँ जी। लकीरों वाला। पर सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा डांटा जाता है किसी के हैंडराइटिंग अगर अच्छे नहीं है, हाँ, तो ये भी क्या मैटर करता है? अगर अच्छे हैंडराइटिंग नहीं है तो वो मतलब वीकनेसेस ज्यादा होगी या ऐसा कुछ, या अच्छे हो वो बहुत स्ट्रेंथ उसमें रहेगी या चलिए ऐसे? मैं आपको ही पूछता हूँ, हाँ, आपको अगर छोटा सा इनविटेशन बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखना हो, हाँ, कितना टाइम लोगे? सर मैं बहुत लूंगा, मेरे बहुत खराब है। नहीं, अगर अच्छी हैंडराइटिंग वाला भी वो टाइम लेगा। हाँ, हाँ, लेगा। हैंडराइटिंग अच्छा लिखना, अगर आपको कुछ चीज प्रेजेंट करनी हो, हाँ, किसी को दिखानी हो, हाँ, तो वहां तक ठीक है। ठीक है, क्योंकि जिस स्पीड से हमारी हैंडराइटिंग के स्ट्रोक्स चलते हैं, उसी स्पीड से हमारा दिमाग काम करता है। ओके, तो अगर आपकी हैंडराइटिंग के लिए ही अगर आप ध्यान देते जाओगे, हाँ, तो इसलिए ये देखोगे कि बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग लेजी पर्सन की हो सकती है। हाँ, समझ में आया? थैंक यू सर। राइट। तो हैंडराइटिंग नहीं, वो पढ़ने लायक है या नहीं, लेजिबल है या नहीं, हाँ, हाँ, उसके स्ट्रोक में स्पीड है या नहीं, ओके, वो इंपॉर्टेंट है। वो स्पीड से फिर उसकी सोच आएगी, नहीं तो पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा एग्जाम हाँ का। सर, बिल्कुल, बिल्कुल, स्पीड जरूर है, पर जब हम ग्राफोलॉजी की बात करते हैं तब ये जरूरी नहीं है कि हैंडराइटिंग अच्छी ही हो। हाँ, हाँ, इट इज लेजिबल चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। राइट सर, और उसकी स्पीड इम्पोर्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज के लिए लिख रहा है। हाँ, क्योंकि हर, जैसा मान लीजिए अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो मेरी स्पीड अलग रहेगी, सही है, मैं एक नोट्स को फेयर कर रहा हूँ तो उसकी स्पीड अलग रहेगी, स्ट्रोक्स वही रहेंगे, हाँ, स्ट्रोक्स नहीं बदलते। नहीं बदलते। ओके सर, तो ये एक चीज तो ये हो गई। मैंने काफी सारे लोगों से, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों से दुनिया के ये चीजें सीखी हुई हैं,
तो वो उस जर्नी के बारे में बताइए, और वो कैसा रहा आपका अनुभव, वो सीखने वाला? तो अभी आप समझिए ना कि अगर कोई पर्सन मेरे पास आया है, हाँ हाँ उसको बदलना है, हाँ। तो बदलने के लिए पहले तो बोलते हैं काउंसलिंग में आप सुनिए उनकी बात। जी। क्या सुनने से वो बदल जाएगा? नहीं। मान लीजिए आज जो हुआ आपको तो सुबह से शाम तक याद है, हम्म। एक 10 दिन पहले आपने दोपहर में क्या खाना खाया आपको याद है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल याद नहीं है। राइट। लेकिन बचपन की कोई एक प्रॉब्लम पक्का याद रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी सर। क्यों याद है? क्योंकि उसके अंदर इमोशन डालते हैं, फीलिंग डालते हैं। अब सबसे पहले एनएलपी क्या बोलता है ब्रेन में, वो जो चीज के लिए आप दुख हो रहे हो या खुश हो रहे हो, वो क्या आपके सामने घट रही है? नहीं घट रही है। नहीं घट रही है। वो आपके विचारों में, आपकी कहानियों में घट रही है, बिल्कुल। आपके दिमाग में घट रही है। अच्छा, जिस दिन वो वैसे हुई थी वैसे ही घट रही है? नहीं। इसके बाद हमने कई चीजें उसमें उसमें जोड़ा है। शायद वो टाइम पे वो एक अगर कोई तकलीफ की बात हो, वो टाइम पे उतनी तकलीफ नहीं हुई होगी, आज उसमें ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि उसके साथ कई तकलीफों को जोड़कर एक नई कहानी, एक नए ब्यूटीफुल डायरेक्टर की तरह, स्टोरी राइटर की तरह आपने बहुत इतने अच्छे से बना ली कि आपको जो इमोशंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं। आ रहे हैं। एनएलपी का काम क्या है? आपकी ये कहानी को रीराइट करना है, इसकी स्टोरी को, इमोशंस को चेंज करना है, ओ। ताकि वो नहीं भूलेगा कि हाँ। जो है, जो इवेंट। क्योंकि अगर मान लीजिए एक कोई घटना घटती है, 10 लोग देख रहे हैं, 10 से ज्यादा कहानी आएगी। हाँ। घटना तो उसी तरीके से घट हर रही एक है, का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हर अलग एक है, की हर एक का नैरेशन point। अलग है। क्यों है कि हम किस कौन से एंगल से उसे देख रहे हैं, हाँ। किस विचार से देख देख रहे रहे हैं, हैं। कौन से मूड से देख रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं, किन लोगों के साथ देख, कई चीजें जो जुड़ती हैं। उसके बाद आप उस घटना के बारे में आपने एक इम्प्रेशन कर, हाँ। तो घटना अपने आप से कोई मीनिंग नहीं रखती है। तो जो घटना के बारे में आप सोचकर चाहे खुश हो रहे हो या तकलीफ हो रहे हो, ये तो आपके विचार है। हाँ। जब ये आपके विचार है, तो अगर हम इस विचार को, इस इमोशंस को अगर हम चेंज किया जा सके आपके सबकॉन्शियस, यानी इसलिए वहाँ पर हिप्नोसिस का काम आता है हाँ। कि आपको ट्रांस में ले जाके इस चीज़ के बारे में अगर हम करते हैं तो आपका रिजल्ट मिलता है। वो याद आने के बाद भी आपको वो वेदना या तकलीफ नहीं होगी, और फ्यूचर में क्या याद करने से आप उसके तरफ जा सकते हो और उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, उसकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो और उसके अंदर अपना लगन लगा सकते हो, वो काम करना मेरा काम है। अगर शॉर्ट में बताया जाए तो ये चीज़ है। क्या बात है सर, मैं ये सारी चीजें पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसा सब हो सकता है। वैसे आपने हिप्नोसिस की बात की, हाँ, तो हमारे या सारे दर्शकों के मन में जो हिप्नोसिस का ख्याल है वो फिल्मों वाला है कि एक बंदे को बिठा दिया टेबल पे, कुर्सी पे, और आगे वो घड़ी ऐसे टिक टाक की, फिर वो हिप्नोटाइज हुआ और उससे जो काम करवाना है वो करवाया। सर सही में ऐसा होता? अगर ऐसा होता ना तो मैं पहले जाके सीख भी लेता, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल से सीख के आया हूँ। दूसरी बात, ऐसा होता तो जोक से पार्ट, अगर मान लीजिए कोई चोरी किया है, हाँ। किसी ने कुछ गलत किया है, तो अगर मैं उसको लेके आके उसको ट्रांस में ले जाकर उससे सब कुछ कैसे किया निकलवा सकता, तो कोर्ट या ये सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? हम जैसे लोगों की तो ज़्यादा काम लगेगा। ज्यादा काम लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप उतना ही करोगे, उतना ही बोलोगे जितना आप चाहते हो। अच्छा। आपके विरुद्ध में कुछ भी कराया नहीं जा सकता। इवन इफ यू आर हिप्नोटाइज फिर भी? इवन इफ यू हिप्नोटाइज। इसलिए क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉशिंग बोलते हैं। हाँ, तो ब्रेन हाँ। वॉशिंग का अर्थ क्या हुआ? आपको वो चीज अच्छी लगनी है, पहले प्रोग्राम किया जाता है, फिर उस तरफ आपको मोड़ा जाता है। राइट सर। तो फिर वो कोई भी ऐसा कोई नहीं करा सकता है कि आपको। राइट। तो सर ये कौन कौन से लोग किन समस्याओं के साथ, या किसको ये करना चाहिए, या हिप्नोसिस के लिए आप किन पर प्रयोग करते हैं? जो भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में अगर हैं या कोई हैबिट में चेंज लानी हो, जी। उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी। बस इसमें क्या होता है कि जैसे वर्ड हम डिप्रेशन, हाँ। अगर आज से हम 30-40 साल पहले की बात देखें तो प्रेशर से ज़्यादा वर्ड नहीं था। हाँ। हाँ। प्रेशर जाके फिर स्ट्रेस आया, स्ट्रेस जाके डिप्रेशन, यानी जब जब वर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं तो बीमारी जरा बड़ी हो जाती बड़ी हो है। जाती है। बीमारी बड़ी हो जाती है तो सर। एक डिप्रेशन वर्ड बहुत अभी चल रहा है, बहुत कॉमन है, common बच्चों में भी सुना सब जाता जगह है। डिप्रेशन वर्ड क्या है? अगर मान लीजिए देयर इज एक चीज आती है, हार्मोन सिक्रीशन से आ रही है आपके,
आपके फिजिकल हार्मोन में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, दैट्स ए डिफरेंट। लेकिन सोच से, विचारों से, घटनाओं से अगर आ रही है तो आपने क्रिएट किया, क्योंकि आपने वो कहानी बनाई। हाँ, अभी आपके पास वो टूल नहीं है जिससे कि वो कहानी में से बाहर आ सकते हो, तो आप क्या करते हो? दवाइयों का सहारा लेते हो। बिल्कुल। जब कोई दवाइयों का सहारा लेता है तब हमारे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि हम क्लियरली बोलते हैं, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ नहीं, हम्म, मैं दवा लेना नहीं लेना बोलने वाला नहीं, इंसान नहीं। आप नहीं। मैं आपको अगर कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ और आप में कुछ चेंजेस आते हैं, आप जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनके पास जाइए, उनको बताइए कि मेरे में ये चेंज है, तो आपकी चेंज है या नहीं है चेक करके, वो उनका काम है दवा देना है, नहीं देना है, बढ़ाना है, कम करना है। मेरा काम क्या है? आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर सकता हूँ तो मैं वो कोशिश ज़रूर करूँगा। क्या बात है સર. સંજય કુમારજી સાથે બેસીને મારી સાયકોલોજી પણ થોડી થોડી ચેન્જ થઈ રહી છે. હું પણ ઘણી બધી વસ્તુઓને વધારે ક્લિયરલી જોઈ રહ્યો છું. બહુ જ આનંદની વાત છે અને બહુ નવા વિષય પર વાત કરી રહ્યા છે. પણ અત્યારે એક નાનકડો વિરામ લેવાનો સમય છે. મળીએ વિરામને પેલે પાર. આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે વિરામ બાદ ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં. આજની સવાર ખરેખર રસપ્રદ છે, માહિતીપ્રદ છે અને આપણા મનના જે બંધ દરવાજા છે એને ખોલનારી છે. તો આવી સરસ મજાની વાતો આપણે આચાર્યજી સાથે કરી રહ્યા છીએ કે શું હોઈ શકે કે જેના પર આપણે ક્યારે ધ્યાન જ નથી આપતા, આપણા લખાણ પર, આપણા હસ્તાક્ષર પર. અને આ લખાણની જ વાત એક એવી છે કે જેમ મેં એક વાત કરી ને કે ઘણાના અક્ષર એટલા બધા સરસ હોય છે કે આમ તમને જોવાની મજા પડી જાય. એવો જ એક વિષય છે જેને કહેવાય છે કેલિગ્રાફી. હવે કેલિગ્રાફીનું જે લખાણ છે આપણને બહુ આકર્ષક લાગે છે. એવા પ્રકારનું લખાણ વાંચવાની બહુ મજા આવે છે. એવા પ્રકારના લખાણથી આપણા મનમાં એક અલગ પ્રકારની છાપ ઊભી થાય છે. અને એક બહુ જ યુવા વ્યક્તિ છે, માત્ર 18 વર્ષની ઉંમર છે એમની, અને આર્ય જાદવ એમનું નામ છે. પોતે આર્કિટેક્ટનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે સેપ્ટ યુનિવર્સિટીમાંથી. પણ ખબર નહીં કેવી રીતે રંગાઈ ગયા છે કેલિગ્રાફીના રંગે, અને ભાગવદ્ ગીતા આ કેલિગ્રાફીના માધ્યમથી એમણે એટલી અલગ અલગ રીતે લખી છે કે વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવી ચૂક્યા છે. તો ચાલો એમની વાત જાણીએ. થોડા સમય પહેલાં મેં આસામના એક વૃદ્ધ મહિલાને કાપડ ઉપર ભગવદ્ ગીતા લખતા મેં જોયા હતા. તેમને આસામની લોકલ લેંગ્વેજ અને તે ઉપરાંત તેમને ઇંગ્લિશ અને હિન્દીમાં પણ ભગવદ્ ગીતા લખી હતી. તો તે જોઈને મને વિચાર આવ્યો કે જો તેઓ આ ઉંમરમાં લખી શકે છે તો હું પણ લખી શકું છું. ઝાલાવાડના જોરાવરનગરમાં જન્મેલા અને હાલ અમદાવાદ ખાતે સેપ્ટ યુનિવર્સિટીમાં આર્કિટેક્ચરનો અભ્યાસ કરતા આર્ય જાદવના વિચાર જેટલા ઉચ્ચ છે, મહેનત પણ તેટલી જ ગહન છે. હું લગભગ પાછલા 10 વર્ષથી કેલિગ્રાફી શીખી રહ્યો હતો. કેલિગ્રાફી મેં કોઈ પ્રોફેશનલી કોઈ જગ્યાએ શીખી નથી. યુટ્યુબ પર વિડીયોઝ જોઈને અને જાતે જ તે શીખી રહ્યો હતો. ભગવદ્ ગીતા લખવા માટે મેં કુલ દિવસના 7 થી 8 કલાક આપ્યા હતા અને 15 દિવસમાં મેં ભગવદ્ ગીતા લખી હતી. દિવસ દરમિયાન હું મારા કોલેજનું કામ કરતો હતો અને રાતના 7 થી 8 કલાક ફાળવીને મેં ભગવદ્ ગીતા લખી હતી. ભગવદ્ ગીતા લખ્યા પછી મેં તેને વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં અપ્લાય કર્યું હતું અને વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં અપ્લાય કર્યા પછી તે લોકોએ મેં જે લખ્યું હતું એ આખું જોઈ પરખીને મને સર્ટિફિકેટ, શિલ્ડ અને મેડલ આપીને સન્માન કર્યું હતું. આના સિવાય મને પેઇન્ટિંગનો બી શોખ છે. તો પેઇન્ટિંગ મેં રાજા રવિ વર્માની ઘણી બધી પેઇન્ટિંગ, ચારકોલ પેઇન્ટિંગ બનાવીને મેં લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસમાં મેં ગિફ્ટ પણ કરી હતી ત્યાંના રાજવી પરિવારને. અને શું છે આ કેલિગ્રાફી? શું તે કોઈ લિપિ છે? કેલિગ્રાફી કોઈ ભાષા નથી. કેલિગ્રાફી એક કાઇન્ડ ઓફ આર્ટ છે જે ઇન્ડિયામાં પહેલાંના જમાનામાં રાજાઓ જે લેટર લખતા હતા તે બીજાને લખવા માટે તે સારી રીતે લખતા હતા, સારા અક્ષરોમાં લખતા હતા. તેને જ તે કેલિગ્રાફી કહેવાય છે. અને આજના મોડર્ન જમાનામાં એમાં સુધારા વધારા થઈને કેલિગ્રાફી અત્યારે એક બહુ પોપ્યુલર આર્ટ છે. ઇંગ્લિશ સિવાય લેટિન, ગુજરાતી અને હિન્દી કેલિગ્રાફી પણ હું અત્યારે શીખી રહ્યો છું.
વળી પ્રશ્ન એ થાય કે આ નવયુવાનિયાને 800થી વધુ પાનામાં ભગવદ્ ગીતા અને 14 ફૂટના કાપડ પર કૃષ્ણલીલા કેલિગ્રાફીમાં કંડારવાનો વિચાર કેવી રીતે આવ્યો? જે આ ભગવદ્ ગીતા લખી છે એનો મેઇન ઇન્ટેન્સ એ જ હતો કે અત્યારનું યંગ જનરેશન જે વેસ્ટર્ન કલ્ચર તરફ જઈ રહ્યું છે એના બદલે જો ભગવદ્ ગીતા લખે, એને સમજે, વાંચે તો આપણું કલ્ચર જે આપણો સનાતન ધર્મ છે એના તરફ પાછા ફરે અને યંગ જનરેશન યુટ્યુબ ને મોબાઈલને જે બધું યુઝ કરે છે એનાથી થોડા આ તરફ વળે અને આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એને ઉજાગર કરે. 18 વર્ષના આર્યએ સનાતન સંસ્કૃતિના વારસાને આગળ ધપાવવાનું બીડું ઝડપ્યું હોય તેવું લાગે છે. વાહ, તો બહુ જ સરસ મજાની આ વાત હતી અને ભગવદ્ ગીતાને આટલી સુંદર રીતે रिप्रेजेंट करवी आटली नानी उम्र है, बहुत सरस आशय साथ. तो फिर से सर आपके पास आते हैं. ये कैलीग्राफी की बात हमने यहाँ देखी, तो सर अभी ये है कि आप, मैं तो अभी तक वही अटका हुआ हूँ. आपने जो हैंड राइटिंग की बात की, सिग्नेचर की, तो उसके बारे में जरा सर और बताएं तो मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट है. ये जैसे आपने कैलीग्राफी का हाँ. शुरू किया, कैलीग्राफी एक आर्ट है. हाँ जी. इट्स लाइक ए पेंटिंग. यस. वो अगर आप सीखते हो तो आपकी क्रिएटिव ब्रेन, आपकी क्रिएटिव माइंड इंक्रीज होती है. जी सर. और जो भगवत गीता ही पूरी क्रिएटिव माइंड से लिख सकता है तो उसके अंदर कितना डेप्थ में जा सकता है आप ही समझिए. जी सर. तो कैलीग्राफी जो है हमारे क्रिएटिव अंदाज को, हमारे नाम लिखने की शैली को, या कई लोगों को हमने देखा कैलीग्राफी में भगवान की गणेश जी को डालना करना, चित्र बनाने में यूज करना. तो कैलीग्राफी वो एक आर्ट की तरह अगर यूज करते हो तो आपकी क्या बोलते हैं, मेडिटेटिव शक्ति, आपके विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है. सर हैंड राइटिंग जो है हमारे दिनचर्या के काम के लिए, स्पेशली बच्चे हैं तो उनके एग्जाम और स्कूल्स के लिए. बड़े होने के बाद हम नहीं लिखते, आज टाइप ही करते हो या मोबाइल पे करते हो, टाइप कंप्यूटर पे भी नहीं करते, मोबाइल पे करते हो. यहाँ पर हम ये बताते हैं कि अगर आप एक पेज पे लिखते हो हैंड राइटिंग और सिग्नेचर करते हो, मतलब नीचे सिग्नेचर, आप बताइए कितने लोगों की हैंड राइटिंग और सिग्नेचर दोनों सेम टू सेम दिखेगी? नहीं, अलग ही होती है ना सर. क्यों अलग होती है, कभी सोचा है? हर एक का व्यक्तित्व अलग अलग रहे. जिस तरीके से फिंगरप्रिंट अलग है, हैंड राइटिंग भी दो लोग व्यक्ति की अलग होती है. अच्छा, व्यक्तित्व अलग होने के बावजूद भी हैंड राइटिंग की जो लिखावट है अलग है, सिग्नेचर की लिखावट अलग है. वो तो एक ही व्यक्ति है. हाँ. फिर वो कैसे? हैंड राइटिंग जो होती है वो उसके अंदर क्या बीत रहा है, वो एक्चुअल पर्सन क्या है वो है. अच्छा. सिग्नेचर हम किसके लिए करते हैं? बाहर वालों के लिए. हम क्या दिखा रहे हैं वो सिग्नेचर, और हम क्या हैं वो हैंड राइटिंग है. इसलिए अगर किसी की हैंड राइटिंग सिग्नेचर को पढ़ना है तो दोनों पढ़ना है, ताकि अंदर क्या है और बाहर क्या है वो दोनों पता चले. सर वो आप सिग्नेचर वाला कुछ दिखाइए ना मुझे कि क्या डिफरेंस होता है, क्या हो सकता है अच्छे से. अभी कभी कभी मेजर क्या होती है, जब भी हम, जैसे मैं ग्राफोलॉजी सिखाता भी हूँ, जैसे आप आते हो तो अगर आपको सीखना है किसी की हैंड राइटिंग सिग्नेचर देखकर, तो वो भी मैं सिखाता हूँ. अच्छा. तो मेरे तो स्टूडेंट तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे. तो बोलते हैं कि अगर मैंने बता दिया कि ऐसा सिग्नेचर करो तो इससे ये फायदा हो सकता है, तो कैसे हो सकता है बोल के पूछते हैं. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, चलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक सिग्नेचर देता हूँ. किसी ने ऐसे साइन की है, आपके सामने ये सिग्नेचर है. ठीक है. मुझे मत पूछो आपके अंदर उसके बारे में क्या विचार आ रहे हैं. एक विचार आएगा. तुरंत ही मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति इस तरीके से साइन करता है, तो आपको क्या विचार आएगा? दोनों बदल जाएंगे. तो जो फर्स्ट सिग्नेचर देखा है तो खुद ही आप ही बोलोगे कि वो समझ में ही नहीं आ रहा वो व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. ये क्रिस्टल क्लियर है. यानी ऑटोमेटिकली आपकी सिग्नेचर सामने वाले को समझ में आए नहीं आए ग्राफोलॉजी तो भी समझ में आती है. लेकिन अगर इसमें हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं, छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान में रख के चेंज करते हैं, तो हम में जो कमी है लोगों को दिखाने की, वो चेंज आ सकती है. और जो हम में अंदर की कमी चेंज करना है वो हम हैंड राइटिंग में चेंज करते हैं तो वो आ सकती है. मतलब ये जो चीजें हैं, तो अंदर और बाहर दोनों से आपको सिर्फ ये हैंड राइटिंग पे अगर आप फोकस करें तो आप अपने आप को बदल सकते हो.
डेफिनेटली बदल सकते हो। अरे वाह सर। और इसके साथ एनएलपी हिप्नोसिस का सहारा ले लो हाँ। तो इसकी स्पीड 100 गुना बढ़ जाएगी। ओके, तो सर ये बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हाँ, तो वो कैसे वर्क करता है, क्या होता है? न्यूरो माने आपकी ब्रेन, ब्रेन, हाँ। आपके दिमाग को कौन सी भाषा यानी लिंग्विस्टिक समझ में आती है, हाँ। उसकी प्रोग्रामिंग करना एनएलपी है। ओ। आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को जाकर पूछिए आपकी हेल्थ आप कैसे हो, हाँ। तो वो यूजुअली क्या बात करेगा, अपने हेल्थ के बारे में बात करेगा, अपनी लाइफ के बारे में जी। जो भी है बोलेगा। उन्हीं बुजुर्ग पर्सन को अगर एक छोटा बच्चा जाकर बात कर पूछता है, दादाजी आप क्या किस तरीके के गेम्स खेलते थे बचपन में, हाँ, उनको बीमारी याद आएगी? नहीं आएगी। एक छोटा वर्ड, एक ट्रिगर जो ब्रेन के लैंग्वेज में जाता है, हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल डालता है, ओ। हमारी सोच को, उस समय की एनर्जी को, ऊर्जा को बदल डालता है। हाँ। वो ऊर्जा बदलना एनएलपी का काम है कि आपको जो ज़रूरत है, जिस दिशा में आपको जाना है, अगर मैं वो ऊर्जा के ट्रिगर्स दूं, मैं वो आपको वो प्रोग्रामिंग दूं, तो आप उस तरफ बहुत ही तेजी से जा सकते हैं। अच्छा। और फिर बाहर से जो आ रही है ऊर्जा, कई लोग आ रहे हैं कि आपके हाथ में नहीं है। हाँ, बाहर से। मेरे अगल बगल जो हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, वो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो कब क्या बोलेंगे, क्या सिचुएशन क्रिएट करेंगे, नहीं है। लेकिन उनकी बातों से मेरे को वो पॉजिटिव फीलिंग लानी है, नहीं लानी है, और मेरी दिशा कहाँ ले जानी है, कैसे ले जानी है, वो काम मेरा है, वो एनएलपी करता है। ओ, तो ये तो बहुत डीप चीज है सर। हाँ, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम बह जाते हैं लोगों की बातों में, और फिर सिचुएशन पर हम डाल देते हैं हाँ। कि ये इनकी वजह से या इस वजह से मेरी लाइफ ये गई है। जिस दिन आप अपनी सिचुएशन को खुद जिम्मेदार कर सकते हो और खुद अपने ड्राइवर लाइसेंस के ड्राइवर ऊपर बन सकते हो, उस दिन आपकी लाइफ बदल गई। तो सर मुझे ये लगता है कि काफी समय ऐसा होता है कि इंसान जैसे ही मैच्योर होता जाता है, अनुभव मिलते जाते हैं, वो ये चीजें समझ सकता है, पर इसमें टाइम कितना जाएगा या बहुत जाता है। पर आपने जो बात की, अगर कोई ये समझ के उसको ये समझा दे कि ये चीजें, और ये कितनी टेक्निकल और साइंटिफिक चीजें हैं ना सर, के डेफिनेटली है ना सर। हाँ। तो इससे मतलब ये समझ के जो आप बताते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट्स कैसे अचीव करते हैं लोग? वो इसलिए हिप्नोसिस ट्रांस में ले जाके सबकॉन्शियस में बताते, पहले तो डिस्कस करते हैं हाँ। कि आपके ये पॉइंट से आपकी फ्यूचर है। जब सबकॉन्शियस स्टेट, हिप्नोसिस का स्टेट क्या है, आपका लॉजिकल माइंड शांत हो जाता है, ओके। आप मेडिटेटिव स्टेट में होते तो हो। वो आर्ग्यू नहीं करता है आर्ग्यू नहीं करता है, सजेशन पॉजिटिव ढंग से देखता है, ओपन माइंड से देखता है। हाँ। तो जब ओपन माइंड से उस सजेशन को देखने लगता है, तब आपके अंदर प्रोग्रामिंग फास्ट होती है। हाँ। तो इसलिए एनएलपी और हिप्नोसिस साथ में चलते हैं। अच्छा, तो अब समझा, ये किसी को सम्मोहित करके अपना काम करवाने की बात नहीं है, पर उसके जो एक्टिव, जो आर्ग्यूमेंट करने वाला दिमाग है, उसको शांत करके कोई सही चीज उसको समझाने की बात। समझाने क्यों, और उसके लिए पहले डिस्कशन होता है कि वो माने हाँ। कि मुझे ये लाइन में जाना है। हाँ। क्योंकि बाद में ट्रांस में अगर मैं बोलूं और उसको चाहत ही नहीं है, हाँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सर ये कौन कौन करने के लिए आते हैं आपके पास, किस किस क्षेत्र से आते हैं, क्या होता है? इसमें मेजर जो क्षेत्र से जो आते हैं, सरप्राइजिंग लगेगा आप लोगों को, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हाँ। जो डायरेक्टर्स हैं, अच्छा। बिजनेसमैन हैं, अच्छा। जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जिनको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको एक ऊर्जा चाहिए, एक गट फीलिंग चाहिए कि मेरे को ये आगे बढ़ाना है, वो आते हैं। अच्छा। और फिर आते हैं जिनको प्रॉब्लम है है। कि इसमें से ये मेरे लाइफ में ये हुआ, इसमें से बाहर निकलना है, तो वो लोग आते हैं। फिर जनरल आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, कंसंट्रेशन मेमोरी के लिए आते हैं, या अगर आपके अंदर आपको ही पता है कि ये चीज़ कमी है, मुझे ये इम्प्रूवमेंट करनी है, वो आते हैं। फियर फोबिया के लिए आते हैं, जैसे किसी को हाइट का फियर होगा, हाँ। किसी को किसी चीज़ का फियर, उसके लिए आते हैं, तो वो भी इसमें से किया जा सकता है। क्या बात है सर। तो सर अभी आप ये जो आपकी बातें हैं, तो कोई मेरे जैसे लोगों के लिए मैं कैसे, किस तरह से हैंडराइटिंग अपनी रखूं या क्या करूं, कोई जनरल कोई एक होती है क्या सलाह जो इसमें हो सकती है? जनरल सलाह यही है, आपकी स्पीड ऑफ हैंडराइटिंग इंक्रीज कीजिए, हाँ। राइट, और वो पढ़ने लायक हो। हाँ। और एक इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश लेटर में थोड़ा, क्योंकि गुजराती और
हिंदी में भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन गुजराती और हिंदी में आपके 3 नहीं होंगे, अपर जोन, लोअर जोन और मिडिल जोन नहीं होगा। हाँ जब इंग्लिश में क्या होता है, 3 जोन बोलते हैं, तीनों जोन होते हैं, तो उसमें एक ध्यान रखने की चीज आती है, हाँ अगर आप छोटी भी लिखते हो या बड़ी भी लिखते हो तो उसमें ध्यान क्या रखना है कि जो बीच का लाइन है हाँ उससे आपका ऊपर का नीचे का 2 गुना या 2.5 गुना बड़ा हो, ओके जो बीच की है उससे 2 गुना या 2.5 गुना बड़ा हो, ओके तब जाके ब्यूटीफुल उसकी हैंडराइटिंग होगी और उसकी स्ट्रोक समझ में आएगी, उसकी लाइफ को आगे अंदाज़ा मिलेगा। क्योंकि हमारी आदत है कि 4 लाइन जो स्कूल में लिखे हैं वो इक्वल हैं, इक्वल है। वो सही इक्वल से हटकर, क्योंकि अपर एरिया जो है वो हमारे ब्रेन को दर्शाता है और लोअर एरिया है हमारे कर्म, हमारे कार्य, हमारे आगे बढ़ने की क्षमता को दर्शाता है। अच्छा तो इसलिए उसको इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ना जरूरी होता है। क्या बात है सर, बहुत बहुत आनंद आया एक्चुअली, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में खुल गई, बहुत एक व्यू बहुत अच्छा मिला, और ये नई ही तरीके की बात है जो सबको समझनी चाहिए। हाँ जी, इसमें कोई खैर वो नहीं है कि कोई द्विधा हो ही नहीं सकती। अगर ये इतना साइंटिफिक, मुझे तो ये अप्रोच लगा कि अगर ये समझ ले तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी लाइफ में। हम तो ये बोलते हैं कि ना समझे और आके मुझे पूछे ना, तो मैं उनको पहले एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं जैसे मैंने किया मान था, जाए फिर आपका, तब मान के आप करो। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ इसलिए इसलिए नहीं, नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें वो है, खुद एक्सपेरिमेंट करके तब देखो उसकी मजा जो आती है। तो आचार्य जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी अच्छी बातें इतनी सरलता से, क्योंकि ये समझना बहुत डिफिकल्ट था, ऐसे ही कोई बता दे तो, पर आपने इतनी अच्छी तरीके से हमको समझाया कि बहुत मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू कमिंग फॉर हियर। कॉलिंग मी। थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू।